गुड मॉर्निंग बच्चों। करें स्टार्ट क्या? उत्तर मुगल काल चल रहा था बेटा, या भूल गए? उत्तर मुगल काल यानी हम पढ़ रहे थे बेटा 1707 के बाद के मुगल। कब के पढ़ रहे थे? 1707 के बाद मुगल पढ़ रहे थे, ठीक है। और वैसे अगर आए ना, शक्तिशाली मुगल काल कौन सा था? तो पूर्व मुगल काल था, जो 1526 से लेकर कब तक रहा बेटा? 1707 ईस्वी तक रहा। ये शक्तिशाली मुगल काल था। इसके बाद जो मुगल काल आया वो कौन सा था? उत्तर मुगल काल था। इसमें जो मुगल होंगे ना, वो अयोग्य होंगे, कम शक्तिशाली होंगे, और कुछ मुगल तो बेटा ऐसे होंगे जो दूसरों की पेंशन पर क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे, ठीक है। इस क्रम में हमने सबसे पहले पढ़ा था बहादुर शाह प्रथम। कौन सा पढ़ा बेटा? बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या था? मुअज्जम, ठीक है। और इसने एक युद्ध लड़ा, जजाऊ का युद्ध लड़ा। एक कौन सा लड़ा बेटा? बीजापुर का। जजाऊ का युद्ध में इसने किसको हराया? आजम को। और बीजापुर में इसने काम बख्श को हराया था, ठीक है। ये वो मुगल था बेटा जिसे शाहे बेखबर कहा जाता था। इसने एक अच्छा काम किया, किसको रिहा कर दिया था? छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पोते थे ना, साहू को इसने क्या कर दिया था? रिहा कर दिया था, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1712 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद है ना, एक साल कौन बना बेटा? जहादार शाह। जहादार शाह कब से कब तक रहा? 1712 से 1713। इसके शासनकाल को हमने पढ़ा बेटा वेश्यावृत्ति का शासनकाल है कहा जाता था। ये किस वेश्या से प्यार करता था? लाल मुखी वेश्या से प्यार करता था और उसको रानी बनाना चाहता था, ठीक है। तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1712 से 1713 तक था। जहादार शाह के बाद में हमने पढ़ा था, इसको ना जुल्फिकार ने क्या बनाया था? राजा बनाया। फिर 1713 से 19 तक किसका शासनकाल रहा था? फर्रुखसियर का। और उसे सैयद बंधुओं ने राजा बनाया। सैयद बंधु का एक का नाम तो हुसैन था, एक का नाम क्या था? अब्दुल्ला, ठीक है। एक को इसने अब्दुल्ला को कौन सा पद दे दिया था? वजीर का। और हुसैन को मीर बख्शी का पद दे दिया था, ठीक है। और इसने के टाइम में 1717 में एक फरमान जारी हुआ जिसे ब्रिटिश इतिहास का मेगना कार्टा कहा गया। और इसके टाइम में बंदा सिंह बहादुर को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। फिर 1719 में दो मुगल शासक आए, रवि उद दराज और रफी उत दौला। फिर आया आपका कौन सा बेटा? मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 से 1748 तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। जजिया को पूर्णतः समाप्त कर दिया, ठीक है। इसके टाइम में 1739 में करनाल का युद्ध हुआ जिसमें नादिर शाह भारत से कौन सा हीरा ले गया? कोहिनूर का हीरा ले गया। और इसके टाइम में 4 रियासतें थी बेटा, वो अलग हो गई। एक अवध अलग हो गया, एक कर्नाटक अलग हो गया, एक हैदराबाद अलग हो गया, और एक बंगाल। स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शिद। ये चारों है ना रियासतें, संस्थापक पक्का आएगा बेटा। कर्नाटक का संस्थापक आ गया है, अवध का संस्थापक आ गया है, बंगाल का संस्थापक आ गया है, ठीक है। और एक आपका हैदराबाद। ये संस्थापक पक्का याद करना बेटा। हैदराबाद का चिनकलिच खां। हैदराबाद की स्थापना की थी। बंगाल की मुर्शिद कुली खां, ठीक है। और अवध की शहादत खां, और कर्नाटक की सादुल्ला खां। ये चारों है ना रियासतें किसका हिस्सा होती थी बेटा? दिल्ली का हिस्सा होती थी। और किस मुगल बादशाह के टाइम में चारों रियासतें अलग हो गई थी? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में चारों रियासतें क्या हो गई थी? अलग हो गई थी। ये चारों रियासतें 101% पूछी जाएगी। कर्नाटक सादुल्ला खां, अवध शहादत खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद
चिनकलीज का एक बार आया। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे कौन सा बसा है? हमारा हैदराबाद बसा है। याद रह जाएगा ना? ठीक है। अब बेटा इसका हमने पढ़ा था, इसके टाइम में 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सत्ता का पतन क्या हो गया? शुरू। जिसमें किसकी हार हुई थी? मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई। ठीक है। अब बेटा 1748 से लेकर 1754 तक राजा रहा अहमद शाह अब्दाली। कौन रहा? अहमद शाह अब्दाली राजा रहेगा। लिख लो। 1748 से 1754 तक राजा कौन रहा? अहमद शाह अब्दाली राजा रहा। ये क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा। 1748 से 1754 तक राजा कौन रहा? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का शासनकाल कब से कब तक रहेगा बेटा? 1748 से 1754 तक किसका शासनकाल रहेगा? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली से बेटा ये क्वेश्चन तो नहीं आता इनका शासनकाल कब से कब तक था, लेकिन ना इन्होंने 1761 में एक युद्ध लड़ा था, जिसे हम बोलते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ बेटा? 1761 में। किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था बेटा? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और ये पानीपत के युद्ध बेटा आज से नहीं पढ़ रहे आप, +1 और +2 में भी ये टॉपिक है। अगर आपने अच्छे से +1 और +2 की होगी और इतिहास पढ़ा होगा, तब से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये प्रॉपर हुआ बेटा 14 जनवरी को हुआ। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध हुआ था। और एक बार HSSC में ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी महीना होता है ना। वो हरियाणा का कौन सा महीना होता है सबसे ठंडा? ये आ चुका है। हरियाणा में ठंड किस महीने में सबसे ज़्यादा पड़ती है? जनवरी महीने में। और जनवरी महीने में कौन सा युद्ध हुआ था बेटा? पानीपत का तीसरा युद्ध। किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और मराठों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था सदाशिवराव भाऊ। कौन कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ ने किया। ज़्यादातर आपसे यही क्वेश्चन आएगा, युद्ध किसके बीच में हुआ? आपके लिख देना, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ था ये युद्ध? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ। कब हुआ? 14 जनवरी 1761। युद्ध की तारीख पूछी जाएगी बेटा। 14 जनवरी 1761 को किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ना मराठों की क्या हुई थी बेटा? हार हुई थी। और ये युद्ध प्रॉपर लड़ा गया। एक स्थान है काला अम्ब। ये HSSC ने पूछा था, पानीपत का तीसरा युद्ध किस जगह लड़ा गया था? काला अम्ब नामक स्थान पर लड़ा गया था। लिख लो, पानीपत का तीसरा युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? काला अम्ब नामक स्थान पर लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया बेटा? काला अम्ब। देखो, एक आम का पेड़ होता था बेटा। आम का पेड़ हमेशा हरा होता है। कहते इस युद्ध में मराठों का इतना खून बहा था कि वो हरा आम का पेड़ क्या हो गया? काला हो गया। इसलिए उस जगह का नाम क्या दे दिया गया? काला। अब देखो, आप कहोगे सर आप बता रहे हो राजा 1748 से 54 तक था, युद्ध 1761 में कैसे लड़ा? तो 1761 में जब ये युद्ध लड़ रहा था ना, तो ये राजा नहीं था, क्या था बेटा? सेनापति था। तो एकमात्र ऐसा दिल्ली ये मुगल सल्तनत का राजा है जो राजा भी था और सेनापति भी था। शासनकाल कब से कब तक है? 1748 से 1754। और युद्ध कब लड़ रहा है? 1761 में। कौन सा युद्ध हुआ बेटा? पानीपत का तीसरा युद्ध। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। युद्ध में जीते कौन? अहमद शाह अब्दाली। हार किसकी हुई? मराठों की हार हुई। युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी, प्रॉपर 14 जनवरी। और 14 जनवरी को HSSC ने पूछा था कौन सा दिवस होता है? मराठा शौर्य दिवस। 14 जनवरी को कौन सा दिवस होता है बेटा? मराठा शौर्य दिवस होता है। ये HSSC ने पूछा था
14 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? मराठा शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 जनवरी को कौन सा दिन होता है बेटा? मराठा शौर्य दिवस होता है, याद रह जाएगा ना। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का शासनकाल कब से कब है? 1748 से 1754। युद्ध कब लड़ेंगे? 1761 में, याद रह जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब बेटा 1754 से लेकर 1759 तक राजा रहेगा आलमगीर सेकंड। कौन रहेगा बेटा? आलमगीर सेकंड राजा रहेगा। 1754 से लेकर 1759 तक राजा कौन रहेगा? आलमगीर सेकंड राजा रहेगा। 1754 से लेकर 59 तक राजा कौन रहेगा बेटा? आलमगीर सेकंड रहेगा। ठीक है, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों की तरफ से कौन? और बेटा ये सदाशिवराव भाऊ वही है जिसने एक मंदिर होता था स्थानेश्वर का शिव मंदिर, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। स्थानेश्वर का शिव मंदिर पुष्यभूति ने बनवाया, उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सदाशिवराव ने। कौन सा मंदिर था बेटा? स्थानेश्वर का शिव पार्वती मंदिर। इस मंदिर को बनवाया किसने था? पुष्यभूति ने बनवाया था। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था बेटा? किसने करवाया था? सदाशिवराव भाऊ ने इसका क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। ये दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। स्थानेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? पुष्यभूति ने बनवाया। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सदाशिवराव भाऊ ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया बेटा? सदाशिवराव भाऊ ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब 1754 से 59 तक कौन था बेटा? आलमगीर सेकंड। ठीक है, आलमगीर फर्स्ट कौन था, कोई बताएगा? वेरी गुड। औरंगजेब का दूसरा नाम क्या था बेटा? आलमगीर। तो आलमगीर सेकंड राजा कब से कब तक रहा? 1754 से 1759 तक। 1754 से 1759 तक राजा कौन रहा था? आलमगीर सेकंड राजा रहा। कब से कब तक रहा बेटा? 1754 से 1759 तक राजा कौन रहा? आलमगीर सेकंड राजा रहा, याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब इसके टाइम में ना 1757 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था। लिख लो, इसके टाइम में 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। लिख लो, इनके समय में 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? ये भी बेटा +1 का टॉपिक है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। आपने पढ़ा होगा सिराजुद्दौला के और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन है ना टेक्निकल आएगा कि किस मुगल बादशाह के समय प्लासी का युद्ध हुआ, तब आपका नाम क्या होगा? आलमगीर सेकंड के टाइम में कौन सा युद्ध हुआ बेटा? प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कहते हैं सिराजुद्दौला अगर ना हारता ना तो भारत से ये अंग्रेजों को क्या कर देता? बाहर कर देता। और सिराजुद्दौला को इस युद्ध में ना मीर जाफर इसका एक सेनापति होता है, उसने क्या दे दिया था बेटा? धोखा दे दिया। सिराजुद्दौला की एक मौसी होती थी घसीटी बेगम, उसने भी सिराजुद्दौला को क्या दे दिया था? धोखा दे दिया था। क्या होता है, एक स्टोरी होती है बेटा, कहते हैं सिराजुद्दौला है ना, ठीक है, इसके जो नाना थे ना, सिराजुद्दौला के जो नाना होते थे, ठीक है, सिराजुद्दौला ये मुर्शिद कुली खां है ना, ये इनका नाना का परिवार है जिन्होंने क्या बसाया था? बंगाल बसाया था। ठीक है, और मुर्शिद कुली खां की कोई संतान नहीं थी, यानी बेटा नहीं था, बेटियां थी। ठीक है, तो उसने अपनी छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को क्या बना दिया? राजा। तो दूसरी मौसी सोचेगी कि पापा ने हमारे बेटे को राजा क्यों नहीं बनाया, तो घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की जो मौसी थी ना, वो इसकी क्या बन जाएगी? दुश्मन बन जाएगी। ठीक है, तभी है ना हमें रियल में ना
सिराजुद्दौला इतना बेहतरीन शासक था कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन अपनों के धोखे के कारण है ना सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है, इस युद्ध में हार हो जाती है। इसका सेनापति था ना मीर जाफर, उसने इसको क्या दे दिया था, धोखा दे दिया था। इसीलिए कहते हैं बेटा, चाहे पुराना टाइम हो चाहे आज का टाइम हो, चक्रव्यूह होता है ना वो हमेशा अपने ही रस्ते हैं, ठीक है। चाहे कब्र हो चाहे खबर हो, अपने ही खोदते हैं, ठीक है। सच्चाई है कि आप कितनी भी मतलब आप जैसे गुप्त बातें होती है ना, हम कहते हैं इस बात का किसी को जिक्र मत करना, ठीक है। आपने जिसको कह दिया वो आगे पक्का बताएगा। हर एक का एक पर्सनल होता है, ये बात ध्यान रखना। आप सोचते हो मेरा कोई पर्सनल है, उसका भी आगे कोई पर्सनल होगा, और वह बात फैलते फैलते आप तक है जरूर आएगी। तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने एक पर्सन को ये बात है बताई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। महाभारत के युद्ध में आपने सुना होगा चक्रव्यूह रचा था द्रोणाचार्य ने रचा था, और द्रोणाचार्य ही ना किसी टाइम में अर्जुन के क्या होते थे, गुरु होते थे, ठीक है। तो याद रह जाएगा ना। आलमगीर सेकंड के टाइम में कौन सा युद्ध हुआ था बेटा, प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, और रियल में ना यहीं से ना किस कंपनी का शासनकाल शुरू हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल। एक बार पूछा गया था रियल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल कब से कब तक था, तो रियल में उनका शासनकाल 1757 से 1857 तक था। लिख लो, वास्तव में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल कब से कब तक था, 1757 से 1857 तक था। रियल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल कब से कब तक था बेटा, मात्र 100 साल था, 1700। वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी बेटा, सन 1600 में हुई थी। 1757 में इन्होंने ना भारत पर क्या करना शुरू किया था, शासन करना शुरू किया था। यानी भारत को जानने के लिए अंग्रेजों ने बेटा 157 साल है भारत को जानने के लिए लगा दिए थे। हम कहते हैं अंग्रेजों ने हमें लूटा, ठीक है। 157 साल तक है ना अंग्रेज है ना केवल है ना भारत में ना भीख मांग कर गुजारा करते रहे थे, ठीक है। कभी भारतीयों से इन्होंने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। 157 साल लगा दिए इन्होंने भारत को गुलाम बनाने के लिए। इन्होंने भारत का अध्ययन किया कि भारत में ना फूट डालेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, राज कर पाएंगे। आज भी ये पॉलिसी है बेटा, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। आज भी ये पॉलिसी बिल्कुल सही है, ठीक है। दो कितने भी अच्छे दोस्त हैं ना उनमें फूट डाल सकते हो, आप आराम से डाल सकते हो, ठीक है। फूट डालने के लिए करना क्या है, ठीक है। वो दो कितने भी अच्छे रूल ये अंग्रेज लेकर आए थे, ठीक है। आज भी चल रही है ये पॉलिसी, ठीक है। तो इसका ना एक टेन्योर पूछा जाएगा कब से कब तक है, 1754 से 1759। राजा का नाम क्या है, कौन सा युद्ध हुआ, और कुछ नहीं आएगा बेटा। अब राजा बनता है 1759 से लेकर 1806 तक, ठीक है। काफी लंबा शासनकाल है इस राजा का भी, ठीक है। और इस राजा का नाम था बेटा शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। लिख लो, इस राजा का नाम क्या रहेगा बेटा, शाह आलम द्वितीय या शाह आलम सेकंड। कब से कब तक है इसका शासनकाल, 1759 से लेकर 1806 तक। 1759 से लेकर 1806 तक राजा कौन रहा, शाह आलम द्वितीय राजा रहा, ठीक है। इसके टाइम में बेटा 1764, पहले तो 61 में कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इसके टाइम में कौन सा युद्ध हुआ, वो पूछेगा। पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ तब राजा कौन होता था, शाह आलम द्वितीय होता था। मुगलों का राजा कौन होता था बेटा, शाह आलम द्वितीय होता था। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ
तब मुगलों का राजा कौन होता था? शाह आलम द्वितीय होता था। याद रह जाएगा ना। अब देखो पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया, ठीक है। इस युद्ध के बाद किस शक्ति का पतन हो गया भारत से? मराठा शक्ति का क्या हो गया? भारत से पतन हो गया, ठीक है। अब बात आती है इसके टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ। और इसमें शाह आलम सेकंड ने खुद क्या लिया था? भाग लिया था। लिख लो, बक्सर के युद्ध कब हुआ? 1764 में। पूछेगा किस मुगल बादशाह ने भाग लिया था? शाह आलम सेकंड ने भाग लिया था। लिख लो, बक्सर के युद्ध में किस मुगल बादशाह ने हिस्सा लिया था? शाह आलम द्वितीय ने हिस्सा लिया था। और ये अंग्रेजों और किसके बीच में हुआ था? भारतीय राजाओं के बीच में हुआ। और इस युद्ध को भी किसने जीत लिया बेटा? अंग्रेजों ने जीत लिया। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764, ठीक है। किसने जीत लिया बेटा? अंग्रेजों ने जीत लिया। इस युद्ध के बाद एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। पेपर में आएगा बक्सर का युद्ध किस संधि? ये संधि हुई थी 1765 में। लिख लो, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। बक्सर का युद्ध लिख लो, किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि के तहत बक्सर का युद्ध क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। लिख लो, किस युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि के तहत, है ना। जब मैं प्लासी और बक्सर का युद्ध बेटा आपको अलग से पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इसमें ना जो मुगलों के ना कई किले हैं ना, इन्होंने हरजाने स्वरूप किसको दे दिए थे? अंग्रेजों को दे दिए। यहाँ तो आपको इतना याद रखना है, किस राजा के टाइम में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ? किसके टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ? किसके टाइम में इलाहाबाद की संधि हुई? शाह आलम सेकंड। शासनकाल कब है? 1759 से 1806। अब बेटा इनके टाइम में ना 1803 में ना अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। ये क्वेश्चन 101% आएगा। अंग्रेजों का दिल्ली पर क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। इनके समय में 1803 में अंग्रेजों का कहाँ पर अधिकार हो गया था बेटा? दिल्ली पर अधिकार हो गया था। लिख लो, किसके समय में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था? तब आपका आंसर क्या होगा बेटा? शाह आलम सेकंड के टाइम में अंग्रेजों का मतलब किस पर अधिकार हो गया था? दिल्ली पर अधिकार हो गया था। किसके टाइम में हो गया था? शाह आलम सेकंड के टाइम में अंग्रेजों का किस पर अधिकार हो गया था? दिल्ली पर अधिकार हो गया था। कब हुआ था? 1803 में अंग्रेजों ने कहाँ पर अधिकार कर लिया बेटा? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1803 में दिल्ली पर अधिकार हो गया। किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। अब अंग्रेज है ना, ये मुगलों को क्या देंगे? पेंशन देंगे। ये मुगलों को क्या देंगे? केवल बेटा पेंशन देंगे। कहाँ? तो बेटा जहांगीर का शासनकाल याद करो, वहाँ पर 1608 में एक व्यक्ति आया, कैप्टन विलियम हॉकिंस। अगर याद है तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था क्या? बादाम वगैरह खाते हो तो ध्यान रहेगा ये चीज़। और 1615 में कौन आया था? सर, ये भी ध्यान है, बता दो। सर थॉमस रॉय। कहाँ? तो अंग्रेज भारत में ना व्यापार करने की क्या मांग रहे थे? परमिशन मांग रहे। आज देखो ये अंग्रेज है ना, इन्होंने लगभग है ना, आप देखोगे बेटा 200 सालों के अंदर है ना, पहले तो ये व्यापार की परमिशन मांगेंगे, अब ये मुगलों को क्या देंगे? पेंशन देंगे। जिस प्रकार हमारे यहाँ बुढ़ापा पेंशन मिलती है ना, ठीक है, उस प्रकार मुगल वेट करते एक महीना कब होगा और कब तुम्हारी पेंशन आएगी। देखो राजाओं की क्या हाल हो गए हैं यहाँ पर, ये चीज़ें हैं। इसीलिए अपनों ने हमें बहुत लूटा था, ठीक है। तो ये याद कर लेना। अब अंग्रेजों का पूर्ण रूप से किस पर कब्जा हो गया? कब कब्जा हो गया? 1803 में। HSSC पूछती है बेटा 1803 में एक संधि हुई थी, सुरजी अंजन गांव की संधि। 1803 में कौन सी संधि हुई थी? सुरजी अंजन गांव की संधि। ये सुरजी अंजन गांव था महाराष्ट्र का। और इस संधि के तहत है ना, मराठों ने हरियाणा है ना, वो किसको बेच दिया था? अंग्रेजों को बेच दिया था। तो 1803 में ही दिल्ली है ना,
वो किसके कब्जे में हुई? अंग्रेजों के कब्जे में। और 1803 में ही हमारा हरियाणा किसके कब्जे में चला गया? अंग्रेजों के कब्जे में। दोनों क्वेश्चन लिख लो। 1803 में दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में चली गई और 1803 में ही हमारा हरियाणा किसके कब्जे में चला गया? अंग्रेजों के कब्जे में। 3 में दिल्ली किसके कब्जे में चली गई? अंग्रेजों के कब्जे में। और 1803 में हमारा हरियाणा भी किसके कब्जे में चला गया बेटा? किसके कब्जे में चला गया? अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। याद रह जाएगा ना। 1803 में दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में और हमारा हरियाणा भी किसके कब्जे में चला गया? अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। याद रह जाएगा ना। वेरी गुड, ठीक है। अब बेटा ये राजा 1759 से कब तक रहा? 1806, ठीक है। यानी ये बिल्कुल कमज़ोर हो गया, मुगलों की पेंशन पर इसने जीना शुरू कर दिया। अब 1806 से लेकर 1837 तक रहेगा अकबर सेकंड। कौन रहेगा बेटा? अकबर सेकंड राजा रहेगा। लिख लो 1806 से लेकर 1837 तक कौन राजा रहेगा? अकबर सेकंड राजा रहेगा। लिख लो 1806 से लेकर 1837 तक कौन राजा रहेगा? अकबर राजा रहेगा, ठीक है। प्लासी का युद्ध है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों युद्ध पढ़ाऊंगा ना, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के पास चली जाएगी। वहाँ से वो लगान इकट्ठा किया करेंगे। वो जब हम युद्ध पढ़ेंगे तब कराएंगे। तो अब 1806 से 1837 तक किसका शासनकाल है? किसका शासनकाल है? ये अकबर है ना, वो नहीं है, ठीक है, जो हुमायूं का बेटा था। ये अकबर है, उत्तर मुगल काल में जो कमजोर शासक है, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा। इसने ना राजा राम मोहन राय नाम सुना है क्या कभी? ठीक है। भारत में सती प्रथा को बंद करवाने वाला कौन था? राजा राम मोहन रॉय। 1829 में इन्होंने किस प्रथा को बंद करवाया था? सती प्रथा को। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी बेटा? अकबर सेकंड ने दी थी। लिख लो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो बता दो बेटा। अकबर सेकंड ने दी थी। लिख लो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। लिख लो अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को कौन सी उपाधि दी थी? राजा की। तो देखो नाम इनका क्या है? मोहन राय, ठीक है। इनको कौन सी उपाधि मिली थी और दी किसने थी बेटा? अकबर सेकंड ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी बेटा? अकबर सेकंड ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। ये कोई राजा बनाया नहीं था, ये उपाधि थी, ठीक है बेटा। उपाधि का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपसे ना कोई मिलने आए, ठीक है, अदरवाइज आप कोई नींद में सो रहे हो, आप मम्मी को कहकर सोओगे कि कोई भी आए ना मेरे को नींद से उठाना मत, ठीक है। बाहर कोई भी आएगा, मम्मी पूछेगी कौन आया है, ठीक है, तो वो कहेगा कोई मैं रामू आया है, तो मम्मी कह देगी यहाँ पर वो घर पर है, नहीं है। और वो कह दे मैं सब इंस्पेक्टर रामू आया है, तो मम्मी भाज के आपको उठाएगी, बोला इसने कोई पंगा कर दिया होगा, सब इंस्पेक्टर आया है। उसको कहेगी आप बैठिए सर, मैं उठा कर लाती हूँ। तो उपाधि की बेटा बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो इनको राजा की उपाधि क्यों दी गई? इनको भेजा गया ब्रिटेन भेजा गया। राजा राम मोहन रॉय को कहाँ भेजा गया? और ब्रिटेन का एक राजा था विलियम फोर्थ। कौन था बेटा? विलियम फोर्थ। उनके दरबार में ना क्या बढ़ाने के लिए भेजा गया? पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा गया। राजा राम मोहन रॉय को कहाँ भेजा गया बेटा? ब्रिटेन भेजा गया। और किसके दरबार में? विलियम फोर्थ के दरबार में। देखो सेकंड भेज रहा है फोर्थ के दरबार में, अकबर सेकंड ने भेजा किसके दरबार में? विलियम फोर्थ के दरबार में। क्या बढ़वाने के लिए बेटा? पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा। अकबर सेकंड ने भेजा किसके दरबार में भेजा? विलियम फोर्थ के दरबार में। क्या बढ़वाने के लिए भेजा इनको? पेंशन बढ़वाने के लिए, ठीक है। और कौन सी उपाधि देकर भेजा? अब अकबर सेकंड देखो ये मतलब समझदार था, इसने राजा की उपाधि दी
मोहन राय को कहा कि आप ब्रिटेन जाओ मेरी पेंशन, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको ब्रह्म समाज, तभी ये बताऊंगा ये पैसे से वकील होते थे। और ये 7 समुंदर पहले है ना ब्रिटेन जाने का रास्ता है ना समुद्री रास्ता होता था, 7 समुंदर पार करके ब्रिटेन जाया जाता था, इसीलिए वो 7 समुंदर वाला गाना बना था। ठीक है, पहले ना भारत से ब्रिटेन जाने की दूरी कितने समुद्रों को पार करना होता था, 7 समुद्रों को पार करना होता था, तब ब्रिटेन जाया जाता था। ठीक है, पहले है ना भारतीय ये कहते थे अगर हम 7 समुंदर पार भारतीयों को युद्ध लड़ने भेजा जाता था ना, भारतीय कहते हम तो अछूत हो गए, हम 7 समुंदर जाए। तो राजा राम मोहन रॉय कहता है कोई अछूत नहीं होता 7 समुंदर पार जाने से, तो मैं समुद्री रास्ते से गए थे पेंशन बढ़वाने के लिए। ठीक है, अब ये है ना जैसे सपोज करो विलियम फोर्थ के गेट पर कौन खड़ा है, गेट पर कौन जाएगा, राजा राम मोहन राय जाएगा। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय जाएगा, पहले दरबारी होगा ना, वो जाकर विलियम फोर्थ को बताएगा कि कोई आपसे मिलने आया है। ठीक है, अगर इनको सीधा बता दिया जाए कि कोई मोहन आपसे मिलना आया है, तो आपको लगता है कि अंग्रेज उससे मिलते, बोला भगा दो। ये वो टाइम था जिस तरह लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, ये वो टाइम था। ठीक है, इसने कहा कि राजा राम मोहन राय आपसे मिलने आया है। अब विलियम फोर्थ को बोला वो दरबारी राजा राम मोहन राय आपसे मिलने आया है, तो वो सोचा कोई अकबर टाइप का या औरंगजेब टाइप का राजा हुआ तो सर्विस कर देगा तेरी। वो कहता जल्दी से राजा राम मोहन राय को मेरे पास है लेकर आओ। इसलिए इतने काम के लिए इनको क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। दी किसने थी, किसके दरबार में भेजा, किसको भेजा, क्या बढ़वाने के लिए, 4 ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक है ना इसने अकबर सेकंड ने एक गार्डन बनाया था मुगल गार्डन जो दिल्ली में है बेटा, और ये साल में 1 महीने के लिए खुलता है। लिख लो मुगल गार्डन किसने बनवाया था, अकबर सेकंड ने। लिख लो मुगल गार्डन, मुगल गार्डन किसने बनवाया था, अकबर सेकंड ने बनवाया था। लिख लो मुगल गार्डन किसने बनवाया था बेटा, मुगल गार्डन अकबर सेकंड ने। कौन सा गार्डन बनवाया था, मुगल गार्डन बनवाया था। कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, याद रह जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, अब बेटा अंतिम में मुगल बादशाह होगा बहादुर शाह जफर, 1837 से 1858। 57 की क्रांति में लड़ेगा, 58 में मतलब मुगल सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। लिख लो बहादुर शाह जफर का टेन्योर, लिख लो बेटा बहादुर शाह जफर का टेन्योर कब से कब तक है, 1837 से लेकर 1858 तक रहेगा। 1837 से लेकर 1858 तक कौन रहेगा, बहादुर शाह जफर रहेगा। ठीक है, कहते हैं बहादुर शाह जफर है ना अंतिम मुगल बादशाह था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, अंतिम मुगल बादशाह कौन होता था बेटा, बहादुर शाह जफर होता था। लिख लो अंतिम मुगल बादशाह कौन होता था, बहादुर शाह जफर होता था। लिख लो अंतिम मुगल बादशाह कौन होता था, बहादुर शाह जफर। कौन सा मुगल बादशाह होता था बेटा, अंतिम मुगल बादशाह कौन होता था, बहादुर शाह जफर होता था। याद रह जाएगा ना, अंतिम मुगल बादशाह होता था। और कहते हैं बेटा बहादुर शाह जफर है ना, ये पैसे से लिख लो क्या होता था, एक कवि होता था। ये जफर नाम से ना शायरी लिखा करता था, ये शायर होता था, कवि होता था। ये जफर नाम से क्या किया करता था, शायरी किया करता था। ठीक है, जैसे गुलरुखी शीर्षक से ना सिकंदर शाह लोधी क्या किया करता था, शायरी किया करता था। और ये जफर नाम से क्या किया करता था बेटा, शायरी। नाम तो था इसका बहादुर शाह, और ये जफर नाम से क्या किया करता था, शायरी किया करता था। इसको बहादुर शाह सेकंड भी आ सकता है। बहादुर शाह प्रथम कौन था, औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, बहादुर शाह प्रथम ही बैठा था। मुअज्जम आज ही तो पढ़ा है थोड़ा बहुत उसके बारे में। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम है ना, और ये क्या था बेटा, बहादुर शाह सेकंड था। घर वालों को बोल दो बादाम खिलाया करो। ठीक है, याददाश्त एक दिन की तो रख लिया करो कम से कम है, एग्जाम तक याददाश्त रखनी है। ठीक है, बाद में भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट जब तक एग्जाम होना तब तक ये चीज़ें आपको याद है
करनी है चाहे कैसे भी करो, ठीक है। तो 1837 से 1858 तक कौन रहेगा? बहादुर शाह जफर रहेगा। अंतिम मुगल बादशाह था, शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था अंतिम? औरंगजेब था। अंतिम मुगल बादशाह कौन है बेटा? बहादुर शाह जफर रहेगा, याद रह जाएगा ना, ठीक है। ये क्या होता था? कवि होता था, जफर नाम से शायरी किया करता था, और ये कहते हैं मिर्ज़ा गालिब इसके दोस्त होते थे। इसके दोस्त कौन होते थे बेटा? मिर्ज़ा गालिब। और इसका समकालीन होता था, हरियाणा का एक कवि था आलताफ हुसैन हाली। आलताफ हुसैन हाली का ये क्या होता था? समकालीन होता था। क्या होता था बेटा? समकालीन। हरियाणा के किस कवि का ये समकालीन होता था? आलताफ हुसैन हाली का समकालीन होता था। इसका दोस्त कौन होता था बेटा? मिर्ज़ा गालिब इसका क्या होता था? दोस्त होता था। मिर्ज़ा गालिब आपको पता है बेटा उर्दू के शायर थे, और ये खुद क्या था? बहादुर शाह जफर भी क्या था? शायर था। तो बेटा शायर शायर क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ठीक है। तो शायर का दोस्त कौन होता है? शायर होता है। शराबी का दोस्त कौन होगा? करोड़पति का दोस्त कौन होगा? पुलिस में लग जाओगे तो आपके पुलिस वाले दोस्त बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिस सर्कल में रहोगे ना वहाँ आपकी क्या हो जाएगी? दोस्ती हो जाएगी। तो ये कौन था? बहादुर शाह जफर शायर था। एक बार शायरी का ना इसको ना कंपटीशन करवाना था, तो इसने मिर्ज़ा गालिब को ना पत्र लिखा कि आपको गालिब साहब हमारे यहाँ शायरों की महफिल सजेगी, आपको आना है। और मिर्ज़ा गालिब बेटा गरीब होते थे, ठीक है। फटे पुराने कपड़े थे मिर्ज़ा गालिब के। मिर्ज़ा गालिब चल पड़े किसकी महफिल के लिए? बहादुर शाह जफर के दरबार में। वहाँ पर एक दरबारी मिला, क्योंकि राजा से मिलने से पहले दरबारी से आमना सामना होता है। तो मिर्ज़ा गालिब से पूछा, बोला अरे भिखारी अंदर कहाँ जा रहे हो? बोला तूने मुझे भिखारी कैसे कहा? मैं किसका दोस्त हूँ? बहादुर शाह जफर का दोस्त हूँ। दरबारी ने सोचा कोई पागल आ गया, मेरे राजा का ऐसा दोस्त है, नहीं हो सकता। बोला क्या करने आए हो? बोला शायरी का कंपटीशन है, मेरे को अंदर जाना है। तो उस दरबारी ने मिर्ज़ा गालिब को अंदर नहीं जाने दिया। गालिब उदास होकर निराश होकर दोबारा है ना अपने घर को जाता है। तो रास्ते में इसका एक दोस्त मिल जाता है। बोला क्या हो गया गालिब, उदास क्यों? बोला इससे ऐसे करके बहादुर शाह जफर ने बुलाया और मेरे को अंदर नहीं जाने दिया। उसका दोस्त है ना थोड़ा इंटेलिजेंट था, बोला बस गालिब इतनी सी बात, आ जाओ मैं लेके जाऊंगा आपको, ठीक है। तो गालिब को अपने घर ले गया। अच्छा सा गालिब को पेंट कोट अपना दिया, और गालिब को परफ्यूम वगैरह सेंट वगैरह सब गालिब के लगाया, और अच्छी सी सेविंग वगैरह। बोला अब जा गालिब। गालिब पूरा का पूरा जैसे टाई वगैरह लगा कर है ना किसके दरबार में पहुंचे? बहादुर शाह जफर। दरबारी है ना 4 बार गालिब को सलाम किया। बोला आइए साहब, आपको महफिल में किसने बुलाया है? बहादुर शाह जफर ने बुलाया है, ठीक है। फिर महफिल शुरू हो गई, और महफिल के बाद गालिब तो शायर थे, खतरनाक शायरी बोली, ठीक है। खूब वाई वाई हुई, गालिब को बहुत इनाम मिला। जब खाने की बारी आई ना तो गालिब के मतलब चारों ओर खाना लगा हुआ था। गालिब रसगुल्ला उठाता, कोट पैंट के अंदर डाल देता, ठीक है। चाउमीन उठाता, कोट पैंट के अंदर डाल देता। गालिब ने पूरे कपड़े खराब कर लिए। बहादुर शाह जफर ने कहा कि गालिब तू पागल हो गया है क्या? बोला मैं पागल नहीं हुआ, यहाँ पर गालिब नहीं गालिब के कपड़े आए हैं, इसलिए मैं कपड़े को क्या खिला रहा हूँ? खाना खिला रहा हूँ, ठीक है। फिर बहादुर शाह जफर को पूरी सच्चाई पता चली, तो बहादुर शाह जफर ने अपने दरबारी को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। तभी कहता हूँ बेटा अगर किसी की शादी में बिना बुलाए जाना है ना, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा सा पेंट कोट अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की भी शादी में आप जा सकते हो, वेटर भी सलाम करेगा, बस 100 रुपये टिप वाले रखना और कुछ मत रखना, ठीक है। वेटर आपके ही पीछे घूमेगा, दुल्हे को छोड़ देगा वो, ठीक है। ये कुछ तरीके होते हैं जो गालिब की रफ कॉपी में थे। तो आलताफ हुसैन हाली है ना, और मिर्ज़ा गालिब किसके समकालीन थे? बहादुर शाह जफर। तो 1857 की क्रांति में पूरे भारत का नेतृत्व किसने किया? लिख लो, बहादुर शाह जफर ने किया। 1857 की क्रांति में संपूर्ण भारत का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। लिख लो, 1857 की क्रांति में पूरे भारत का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया। जब भारत 1857 की क्रांति हारता है ना, तो बहादुर शाह जफर को ना लिख लो किसके मकबरे से गिरफ्तार किया गया? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया
गया। बहादुर शाह जफर को किसके मकबरे से गिरफ्तार किया गया बेटा? हुमायूं के मकबरे से। और कहते हैं एक तो बहादुर शाह जफर थे, एक इनकी मैडम थी जिन्नत महल, और एक इनके क्या थे बेटा? बच्ची यानी लड़के, इनके लड़के लड़की थी। ठीक है, तो इन सभी को किसके मकबरे से गिरफ्तार किया? हुमायूं के मकबरे से। लिख लो, जब भारत 1857 की क्रांति हार गया, ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। जब भारत 1857 की क्रांति हार गया तो हुमायूं को बेटा कहाँ से गिरफ्तार किया गया? बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, उससे गिरफ्तार किसको किया गया? बहादुर शाह जफर। इनकी पत्नी थी जिन्नत महल, और कहते हैं दो बेटे और एक बेटी थे। अब हडसन था, हडसन ने गिरफ्तार किया। हडसन एक अंग्रेज अधिकारी था बेटा, जिसने किस क्रांति को दबाने में योगदान दिया था? 1857 की क्रांति। जब मैं पढ़ाऊंगा ना 1857 की क्रांति, पढ़ी हुई आपकी, वो अलग बात है, याद नहीं है, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे दोबारा पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो। हडसन है ना, इसने ना बहादुर शाह जफर को किसके मकबरे से गिरफ्तार किया? हुमायूं के मकबरे से। हडसन ने ना, मतलब अंग्रेजों ने बोला बहादुर शाह जफर को हम गोली मार देते हैं, ठीक है, तो हडसन ने कहा कि बहादुर शाह जफर को गोली मत मारो, इसके सामने ना इनके बच्चों को क्या मार दो? गोली। और जिस बाप और माँ के सामने उसके बेटे बेटी को हम मार देंगे ना, तो वो तो जिंदे जी मर जाएंगे। तो बहादुर शाह जफर को नहीं मारा गया, इनके बच्चों को इनके सामने क्या मार दी जाती है? गोली मार दी जाती है। और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ पर भेज दिया जाता है बेटा? रंगून भेज दिया जाता है। और कुछ टाइम बाद बहादुर शाह जफर की वहाँ पर क्या हो गई? मृत्यु। तो इसकी मृत्यु पर लिखा था कितना बदनसीब राजा है, बदनसीब राजा है कि मरने के बाद वतन की 2 गज जमीन भी हासिल नहीं हुई। ठीक है, तो ये किसके मकबरे के बाहर लिखा है? बहादुर शाह जफर के मकबरे के बाहर लिखा हुआ है कि कितना बदनसीब राजा है। ठीक है, कितना बदनसीब राजा है कि मरने के बाद वतन की 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। ठीक है, किसके मकबरे के बाहर लिखा हुआ है बेटा? बहादुर शाह जफर के मकबरे के बाहर लिखा हुआ है कि कितना बदनसीब राजा है, मरने के बाद वतन की 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। किसके मकबरे के बाहर लिखा हुआ था? बहादुर शाह जफर के मकबरे के बाहर लिखा हुआ था कि कितना बदनसीब राजा है, मरने के बाद वतन की क्या नसीब नहीं हुई? 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। अब 1858 में बेटा कहते हैं दिल्ली दरबार लगा, और इस दरबार में ना जो हमारा शासन है ना, ठीक है, वो किसके अधीन चला गया? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, इसे आप बोलोगे बेटा ताज के अधीन। ब्रिटिश क्राउन मीन क्या होता है? ताज। ताज के अधीन हो गया। ठीक है, 1858 में लिख लो हमारा शासन, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1858 में हमारा शासन किसके अधीन हो गया बेटा? ताज के अधीन हो गया। पहले भारत पर शासन कौन सी कंपनी करती थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1858 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया? 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। और शासन बेटा किसके अधीन चला गया? ताज के अधीन शासन चला गया। किसके अधीन चला गया शासन? ताज के अधीन चला गया। ठीक है, और 1858 में ना किस सत्ता का अंत हो गया बेटा? मुगल सत्ता का भारत से अंत हो गया। 1858 में किस सत्ता का अंत हो गया? मुगल सत्ता का। तो बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पर है बेटा? रंगून में। कोई हीरा महल थी, इन्होंने बहादुर शाह जफर का क्या बनवाया? मकबरा बनवाया था। लिख लो, बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पर रहेगा? रंगून में। हीरा महल ने
बहादुर शाह जफ़र का क्या बनवाया था? मकबरा बनवाया था। बहादुर शाह जफ़र का मकबरा कहाँ पर रहेगा बेटा? आगे लिख देता हूँ। बहादुर शाह जफ़र का मकबरा कहाँ पर है? रंगून में। किसने बनवाया? हीरा महल ने बनवाया। और 1858 में जो शासन किसके अधीन हो गया? ताज के अधीन हो गया। ठीक है। किस का शासन समाप्त हो गया बेटा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और किसका शासन भारत से समाप्त हो गया? मुगलों का जो इतिहास था वो यहीं पर समाप्त हो गया। ठीक है। और मुगल कब आए थे बेटा? 1526 में आए थे और 1857 तक उन्होंने क्या किया था? शासन किया था। याद रह जाएगा ना? ठीक है। तो थोड़ा सा मुगल काल है ना, 1526 से 30 तक हमने कौन सा पढ़ा था बेटा? बाबर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बाबर पढ़ा। 1530 से 40 तक क्या पढ़ा बेटा हमने? हुमायूं पढ़ा। 1555 40 से 55 सूरवंश आ गया ना। 1555 से 1556 तक दोबारा कौन आया? हुमायूं आया। ठीक है। और 1556 से 1605 तक कौन आया बेटा? अकबर आया। 1605 से 1627 तक जहांगीर आया। और 1628 से 1658 तक शाहजहां आया। और 1658 से 1707 तक अंतिम शक्तिशाली औरंगजेब आया। ठीक है। ये पढ़ा था ना हमने। 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम आया। ठीक है। 1712 से 1713 जहांदार शाह आया। 1713 से 1719 तक फारूक सियर आया। और 1719 से 1719 रफ़ी उत दराज रफ़ी उत दौला आया। 1719 से लेकर, ठीक है, 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला आया। ठीक है। और 1748 से 54 तक अहमद शाह अब्दाली आया। ठीक है। और 1754 से 59 तक आलमगीर सेकंड, जिसके टाइम में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। और 1759 से 1806 शाह आलम सेकंड, बक्सर इलाहाबाद पानीपत की संधि, पानीपत का तीसरा युद्ध। 1806 से 1837 तक अकबर सेकंड। और 1837 से 1857 या 1858 तक बहादुर शाह जफ़र आया। ये थे बेटा सारे के सारे मुग़ल थे। ठीक है। तो हमने 1206 से लेकर जो इतिहास था वो सारा का सारा हमने मोहम्मद बिन कासिम से शुरू किया था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी पढ़ा था। और उसके बाद भारत में गुलाम वंश पढ़ा था। हमने पढ़ा था 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गोरी का गुलाम था, उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 से 10 तक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। और 1210 से 11 तक आराम शाह था। और 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश था। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान थी। 40 से 42 तक बहराम शाह था। 42 से 46 तक अलाउद्दीन मसूद शाह था। 46 से 66 तक नसीरुद्दीन था, जो पागल हो गया था, जो बाज़ार में टोपियाँ बेचा करता था। 1266 से 1287 तक बलवन था। 87 से 90 तक शमशुद्दीन कैमुर्स और केकुवाद था। 1290 में खिलजी वंश आया, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। वो 1290 से 1296 तक था। और 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी था।
और 1316 से 1320 तक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, उसकी हत्या खुसरो खां ने कर दी। फिर 1320 में गाजी मलिक ने खुसरो खां को मारकर तुगलक वंश की स्थापना की। 1320 से 25 तक है ग्यासुद्दीन तुगलक था। 1325 से 51 तक है पढ़ा लिखा मूर्ख मोहम्मद बिन तुगलक था। 1351 से 1388 तक है फिरोज शाह तुगलक था। 1388 से 1414 तक आपका था बेटा नसीरुद्दीन तुगलक था, जिसके टाइम में तैमूर ने आक्रमण किया। 1414 से में सैयद वंश आ गया, खिजरा खां उसका संस्थापक था। 1414 से 21 तक है खिजरा खां रहा। 21 से आपका जो 25 तक रहा था मुबारक शाह, 25 से 37 तक है मोहम्मद शाह, और आगे 1451 तक रहा था इसका अंतिम शासक है आलम शाह रहा। और 1451 से 1489 तक बहलोल लोदी रहा, और 1489 से 1517 तक है सिकंदर शाह लोदी रहा। और 1517 के बाद कौन बना अंतिम राजा? 1526 तक इब्राहिम लोदी बना, जिसको किसने हराया? बाबर। और 1526 से आगे ये चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। तो याद हो जाएगा, इतिहास इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हो। 1206 से लेकर एक एक राजा आपकी उंगलियों पर होना चाहिए, फिर तो है पढ़ने का बेटा फ़ायदा, अदरवाइज है ना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी तरफ से मैं जितना हो सका मैंने डिटेल से ये सारी की सारी आपको मुग़ल सत्ता करवाइए, अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। अब बात रही कल से स्टैटिक जीके और पॉलिटी, आपने स्टैटिक जीके का है तो स्टैटिक जीके बेटा एक टॉपिक नहीं होता, स्टैटिक जीके में कम से कम 150 टॉपिक है, ठीक है। और हम स्टैटिक जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना केवल वही कवर करेंगे, ठीक है। ऐसी भी स्टैटिक जीके है जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, आप है ना पुराने पेपर देखा करो, एसएससी में कौन सी स्टैटिक जीके आ रही है, रेलवे में कौन सी स्टैटिक जीके आ रही है, फिर एक समझ बन पाएगी, ठीक है। 150 टॉपिक मतलब 150 दिन, ठीक है। तो इतना मतलब हमें इम्पोर्टेंट है ना, केवल 45 से 50 टॉपिक करने हैं, छोटे टॉपिक एक दिन में हम 2 भी करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक जीके मतलब वैसे तो बहुत वास्ट है, लेकिन ना इम्पोर्टेंट हम स्टैटिक जीके को कवर करेंगे, ठीक है। जैसे आपके महत्वपूर्ण उस्ताद हो गए, महत्वपूर्ण घराने हो गए, ठीक है, वाद्य यंत्र हो गए, ठीक है, महत्वपूर्ण जो मतलब राजधानियाँ हो गई, ठीक है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, प्रतीक चिन्ह हो गए, ठीक है, तिरंगे का इतिहास हो गया, ठीक है। मेन सारी स्टैटिक जीके आपको भारत की प्रमुख जिले हो गई, भारत की प्रमुख नदियाँ, जो ज्योग्राफिकल पार्ट है ना वो भी किस में आता है? स्टैटिक जीके में आता है। स्टैटिक जीके वो होती है जो बेटा बदलती नहीं है। अब ताजमहल आगरा में ही रहेगा तो ये बदलेगा थोड़ी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना हम आपको जो इम्पोर्टेंट रहेंगे ना उसको अच्छी से डिटेल से हमें पढ़ेंगे। तो कल से हमें ना प्रशासन है ना, ठीक है, वो करवा देंगे एक वीडियो में। कल स्टैटिक जी के बीच में एक दिन करवा देंगे। मुगल प्रशासन है, प्रशासन जो हमने शेर शाह सूरी का जो प्रशासन पढ़ा था ना वही मुगलों का प्रशासन था, क्योंकि वही भू राजस्व की व्यवस्था होगी, इसकी 1/3 होगी, क्योंकि शेर शाह सूरी के ने जो टोडरमल था ना, टोडरमल ही इनके काल में है, ठीक है। सेम की सेम शेर शाह सूरी का ही प्रशासन है, 2-4 चीज़ें अलग है, ठीक है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। आज वाला समझ आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू बेटा।